जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 भूगोल के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को, जो कि आपके क्या है, तो जो कि आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा ना सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को आप लोग से अनुरोध करते हैं कि इस क्लास को आप लोग पूरा देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा और आप जो है एग्जाम में लिख पाएंगे। तो आप लोग से हम अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी प्यारे इस क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन न छूट पाए। अगर आप लोग डेली क्लास करना चाहते हैं तो हम लोग का फिर से 7:30 में रात को लाइव क्लास चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिए और क्लास अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहन सभी को शेयर कर देना है, ताकि सभी लोग आकर अपनी तैयारी कर पाए। क्योंकि आप लोग को यहाँ पे PDF के लिए पैसा नहीं लगता है, सिर्फ डेली क्लास कीजिए और डेली PDF आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए, तो पैसा नहीं लगेगा। तो ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़े, उनसे पहले सभी प्यारे बच्चों से एक बार अनुरोध है कि पहले आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, ठीक है। क्लास को लाइक सभी प्यारे पहले कर लीजिए, उसके बाद हम क्लास शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट लाइक कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे को। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए, हम लोग जियोग्राफी अगर पढ़ रहे हैं तो हमको तो ज़रूरी है कि भूगोल के बारे में पूछेगा, एग्जाम में ही कहेगा मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग किस प्रकार कीजिएगा। चलिए हम बताते हैं कैसे आप लोग को करना है, जिससे आप लोग को पूरा नंबर मिले और एक भी क्वेश्चन का आंसर न छोड़ पाएँ आप लोग, ठीक है। चलिए, तो मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो देखिएगा कैसे करना, ठीक है। मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा है ना, मानव भूगोल जो है ना, भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाओं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसमें क्या है, तो मानवीय क्रियाओं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी सभी प्रकार के हमको क्या, तो मानव भूगोल में देखने को मिलता है और सभी के बारे में हम लोग ज्ञान भी प्राप्त करते हैं ना। तो इसलिए मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए बोल दे तो सिर्फ आप लोग अगर इतना लिख देते ना, तो बाबू लोग आपको 2 नंबर जो है एग्जामिनर दे गया, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक जितना बनेगा उतना मेन टॉपिक पढ़ेंगे और आसान से आसान भाषा में समझा देंगे, जिससे आप लोग का क्वेश्चन एकदम बनेगा और नंबर भी पूरा मिलेगा। मेन टॉपिक जो है वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर इतना लिखते हैं प्यारे तो यकीन मानिए कि 2 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखना है। क्या करना है, तो मानव भूगोल के ना हमको कुछ उपक्षेत्र के नाम बताना है। यानी जब हम भूगोल पढ़ रहे तो उनके बारे में तो हमको कुछ बताना ना होगा। तो चलिए बताएंगे कैसे। तो मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र निम्नलिखित है, ठीक है। मानव भूगोल के क्या है, तो प्रमुख उपक्षेत्र क्या निम्नलिखित है या इस प्रकार है, इस प्रकार लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जिसमें से हम लोग पहले लिख सकते हैं कि सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। पहले में लिख देंगे सांस्कृतिक भूगोल, 2 में लिख देंगे निर्वाचन भूगोल, 3 में लिख देंगे लीन भूगोल और 4 में लिख देंगे कृषि भूगोल और 5 में लिख देंगे चिकित्सक भूगोल और 6 में लिख देंगे पर्यटन भूगोल। तो ये हो जाएंगे हमारे क्या, तो मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम। यानी मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र जो है ना इस प्रकार है, जो अगर 5-6 भी अगर आप लोगों को हम 6 बताए हैं, 6 में से 5 भी लिख दीजिएगा तो आप लोग को नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर एकदम फिक्स मिलेगा, याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक भूगोल के 2 क्षेत्र के नाम लिखिए। क्या करना है प्यारे, तो आर्थिक भूगोल के ना 2 क्षेत्र के हमको क्या करना है, तो नाम बताना है। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आसान से आसान भाषा में बनाकर पढ़ा रहे हैं और ज़रूर याद कीजिए। तो आर्थिक भूगोल के 2 क्षेत्र के नाम बताना है। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कृषि भूगोल, क्या है, कृषि भूगोल और उद्योग भूगोल है। आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र के नाम क्या क्या है, तो आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम एक में लिख देंगे कृषि भूगोल और दूसरा में लिख देंगे उद्योग भूगोल। तो हमारा क्या, तो आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र के नाम लिखा जाएगा और हमको जो है 2 नंबर फिक्स मिल जाएगा, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको को, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना कर आइएगा एग्जाम में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निश्चयवाद क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निश्चयवाद क्या है प्यारे बाबू, तो क्या दीजिएगा जवाब। देखिए,
विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लिया जाता है। ठीक है, विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति के आदेश के अनुसार क्या तो अपने आप को ढाल लिया जाता है। मानव प्रकृति को सुनता था, कहा है तो मानव जो है ना प्रकृति को सुनता था। ठीक है, मानव जो हम लोग जो इंसान हैं, मानव हैं, तो हम क्या करते हैं, भगवान को पूछते हैं ना, यानी हम लोग प्रकृति को मानते हैं, सुनते हैं उनका। ठीक है, प्राकृतिक से डरता भी है, यानी अब डरते हैं ना कि हम जो है छठ पूजा में अगर सही से छठ नहीं करेंगे तो क्या तो छठी मैया हमको कुछ कर देगी। ये सब क्या तो हम प्राकृतिक से क्या डर रहे हैं, भगवान से डर रहे हैं ना, तो ये सब क्या है तो मानव प्रकृति को सुनता है और इनसे ये डरता भी है। ठीक है, और प्रकृति की पूजा भी करता है, यानी जो भगवान के हम लोग पूजा करते हैं, छठी मैया, हनुमान जी, बजरंग बली जो आते हैं, शंकर जी, पार्वती जी, मतलब बहुत सारे भगवान हैं। ठीक है, तो इनकी जो हम पूजा करते हैं किस लिए, क्योंकि हम लोग को डर लगता है ना उनसे, इसलिए पूजा करते हैं। इसे ही क्या है तो निश्चयवाद कहा जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे तो निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है प्यारे बाबू, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन था, 3 नंबर में पूछ देगा। चलिए जल्दी जल्दी सभी प्यारे बच्चे एक बार लाइक कीजिए तो क्लास को, बहुत कम लाइक है अभी। चलिए सभी प्यारे बाबू जल्दी जल्दी एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक ना। चलिए फटाफट लाइक कीजिए, और जो बच्चे नए हैं बाबू डेली क्लास करना चाहते हैं और डेली पीडीएफ फ्री में यहाँ से लेकर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहे और आप सबसे पहले पढ़कर अपनी तैयारी करते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझिएगा कि लिंग अनुपात शब्द की परिभाषा दीजिए। लिंग अनुपात शब्द की क्या है तो परिभाषा हमको देना है, कैसे देंगे चलिए दिखाते हैं कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात का क्या तो परिभाषित करना है, तो प्रति क्या है तो प्रति 1000 पुरुष पर, यानी 1000 मर्द पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है तो लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी 1000 मर्द पर 1000 औरत की संख्या को हम लोग लिंग क्या है तो पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। विश्व का लिंग अनुपात 990 महिला पड़ती है। विश्व का लिंग अनुपात क्या है तो विश्व का लिंग अनुपात जो है ना 990 महिला पड़ती है, 1000 पुरुष है, क्या है 909 महिला है, क्या है तो महिला है। ठीक है, 909 को महिला ही है, लेकिन क्या है तो 1000 पुरुष है। भारत का लिंग अनुपात क्या है 941 महिला प्रति 1000 पुरुष है, क्या है तो भारत का लिंग अनुपात क्या है तो भारत का लिंग अनुपात में ना 941 महिला पर प्रति 1000 पुरुष है, यानी 941 ही महिला है भारत में, यानी और 1000 पुरुष की संख्या जो है प्रति वर्ग में निकलता है यहाँ पे अब हमारे भारत में। ठीक है, चलिए तो लिंग अनुपात शब्द की परिभाषा दीजिए, तो आप लोग देख सकते हैं ना प्यारे बाबू। चलिए समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कमेंट में कीजिए, ठीक ना। आप लोग का कमेंट हम पढ़ते हैं, अच्छा लगता है तो हमें और जुनून मिलता है पढ़ाने का प्यारे बाबू, कि हाँ भाई हमारे प्यारे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें और भी पढ़ाना चाहिए। इसलिए अच्छा से अच्छा कमेंट आप लोग कीजिए, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक ना। जरूर पढ़ेंगे कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको अच्छी तरीके से रट जाइए। निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, निश्चयवाद और संभववाद के बीच क्या करना है तो अंतर को स्पष्ट करना है। समझिएगा, निश्चयवाद में समझिए तो निश्चयवाद मनुष्य का प्रकृति के अनुसार ढलना निश्चयवाद कहलाता है। निश्चयवाद जैसे कि हम बोले हैं ना कि प्रकृति से डरना, उनका पूजा करना, उनके बातों को मानना, ये सब क्या है तो निश्चयवाद की है। ठीक है, निश्चयवाद में आता है। तो मनुष्य का प्रकृति के अनुसार, यानी मनुष्य जो है प्रकृति के अनुसार ढालना निश्चयवाद कहलाता है, यानी प्रकृति से डरना। ठीक है, और आगे लिख देना क्या तो संभववाद है। संभववाद में क्या लिख देंगे तो मनुष्य के द्वारा प्रकृति का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभववाद कहलाता है। संभववाद में क्या लिख देना है तो संभववाद मनुष्य के द्वारा, ठीक है, यानी हम इंसान के द्वारा, ठीक है, इंसान के द्वारा प्रकृति का उपयोग करके, यानी भगवान का नाम लेकर अपना पेट चलाना, पेट भरना, घर चलाना। जैसे कि देखते होइएगा कुछ बाबा लोग आते हैं, कहते हैं भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, ये सब बोलता है ना, तो ये सब क्या है तो मनुष्य मतलब प्रकृति के नाम, यानी भगवान का नाम लेकर क्या करते हैं तो अपना पेट भरते हैं, अपना काम चलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं तो संभववाद कहलाते हैं। ठीक है, एकदम एग्जाम्पल जो है ना आप लोग को एकदम अपना भोजपुरी भाषा में समझाएंगे, जिससे आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बाबू आप लोग बताइए कि समझ में आ रहा ना। चलिए बिल्कुल बताते रहिएगा समझ में आ रहा कि ना, ठीक ना। चलिए
बहुत अच्छा, यस लिखे। चलिए बहुत अच्छा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए कि नौ निश्चयवाद वैज्ञानिक निश्चयवाद रुको और जाओ निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। नौ निश्चयवाद वैज्ञानिक निश्चयवाद रुको और जाओ निश्चयवाद से आप क्या करते हैं तो क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। समझिएगा यहाँ पे इसको भी। मानव भूगोल की वह विचारधारा जो न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने व न ही प्राकृतिक स्वीकार करने अपितु प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है। क्या है समझिएगा एक बार ध्यान से फिर से। मानव भूगोल, तो मानव भूगोल की वह विचारधारा जो क्या है तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने, जो क्या है तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने न ही प्रकृति की दासता को स्वीकार करने अपितु क्या है तो प्रकृति के साथ क्या है सहयोग करने पर बल देती है। इसे हम क्या कहते हैं तो नौ निश्चयवाद वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। यानी हम लोग इसे बोल सकते हैं नौ निश्चयवाद भी बोल सकते हैं और वैज्ञानिक निश्चयवाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार लिख दीजिएगा। ये आपके 3 नंबर में फंस जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर में आता है और 2 नंबर में ज़्यादा आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू की विश्व जनसंख्या वितरण की प्रमुख विशेषता क्या है। क्या है विश्व जनसंख्या वितरण की प्रमुख विशेषता क्या है बाबू, तो इसमें जनसंख्या वितरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा कि इसमें जो है जनसंख्या वितरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यानी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए पहले में लिख दीजिएगा कि विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है तो बहुत ही अत्यधिक असमान है। ठीक है, 2 में लिख दीजिएगा विश्व में जनसंख्या का घनत्व भी असमान माना जाता है। विश्व में क्या है तो जनसंख्या का घनत्व भी क्या है तो असमान ही माना जाता है। 3 में लिख दीजिएगा नदी घाटियों व मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। नदी घाटियों एवं मैदानों में क्या है तो अधिक जनसंख्या निवास करती है। नदी घाटी जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, दाहर उहर आने वाला जो पानी होता है ना, जिसको हम लोग नदी भी बोलते हैं, वहाँ पे घर उर बनाकर बहुत सारे लोग रहते हैं। मैदान में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, वह निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्या है ठंडे व गर्म स्थलों में कम जनसंख्या निवास करती हैं। यानी जहाँ पे ज़्यादा ठंड रहेगा, जहाँ गर्म रहेगा, वहाँ पे क्या तो जनसंख्या निवास कम करती है। ठीक है, मान लीजिए कि आप हमारे भारत में अगर यहाँ पे ज़्यादा रहता है, अगर गर्मी ज़्यादा ठंडी रहेगा, मतलब नॉर्मल तरीक़ा से कभी नहीं रहेगा, तो आप लोग भारत में हमारे रहिएगा, कोई भी नहीं रहेगा भारत में। इसलिए हमारे भारत और बिहार सभी में नॉर्मल है, तभी तो हम लोग रहते हैं ना। इसलिए ठंडे व गर्म मरुस्थलों में कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ज़्यादा ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म, तभी रहेगा। ज़्यादा रहेगा तो सब भाग जाएगा उस छोड़कर उस जगह को। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के व्याख्या कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक के, तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के हमको क्या करना है व्याख्या करना है, यानी उनके बारे में हमको लिखना है। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जो है ना निम्नलिखित हैं। जनसंख्या क्या है तो संगठन के 3 घटक जो है ना निम्नलिखित है, जिसमें से हमारा पहला आ जाता है जन्म दर। तो प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। यहाँ पे समझिएगा प्रति 1000, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है जन्म दर कहा जाता है। यानी मान लीजिए कि कोई औरत अपने बच्चा देती है। ठीक है, यानी वह माँ बनती है, तो क्या है तो एक बच्चा बढ़ा ना यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएंगे तो जन्म दर कहलाएंगे। यानी कि वहाँ पे बच्चा बढ़ रहा है। ठीक है, यानी जनसंख्या बढ़ते जा रहा है तो जन्म दर कहलाएगा। मृत्यु दर में आ जाएगा आपके कि प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या को हम लोग मृत्यु दर कहेंगे। ठीक है, मृत्यु दर में लिख दीजिएगा प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या को हम मृत्यु दर कहेंगे, और प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों को हम लोग जन्म दर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अंतर ज़्यादा नहीं है। देखिए जैसे में प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना प्रवास कहलाता है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाना, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमारा गांव क्या है खैरवा दर पे। ठीक है, शिवहर खैरवा दर पे, और हम शिवहर छोड़कर चले गए कहाँ मधुबन। ठीक है, मधुबन चले गए तो क्या है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक हम चल जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा तो प्रवास कहलाएगा। ठीक है प्यारे, अगर हम अपने भाषा में समझा रहे तो यही होगा। अगर आप लोग अपना भाषा में लिखिएगा तो और अच्छा है, नहीं तो हमारे भाषा को अगर समझकर आप लोग लिख पाते हैं तो जरूर लिख दीजिएगा प्यारे। ठीक है, चलिए छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखें।
अभी न पढ़े जन्म दर, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों को हम संख्या को हम लोग जन्म दर बोलेंगे। और मृत्यु दर, तो मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहेंगे। अभी जस्ट समझा दिए हैं और वही क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम में कहेगा जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखें। अंतर कितना आसान है बाबू, हमें पूरा मतलब यकीन है कि आप लोग छोड़ तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग को इतना रटवाए हैं, इतना पढ़ाएं, तो कैसे छोड़िएगा। तो इस प्रकार लिख दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया कि जन्म दर, तो प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों को हम क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे, ठीक है। और मृत्यु दर में लिख देंगे प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहेंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है खत्म होता है, ठीक है। आज की इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक नहीं किए तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहन सभी को शेयर करना है, बताना है कि आप लोग यहाँ से पढ़िए, सर हमको अच्छे से पढ़ाते